नमस्कार, एचएन अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का जो 10 मिनट सीरीज हम लोग चला रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर यूपीएचईएससी जो आने वाली वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 52 और यूपीजीडीसी या फिर यूजीसी नेट जून 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एचएन अध्ययन पे जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, उसको आप बाई कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये नोट्स हैंड रिटन मिल जाएगा और टू द पॉइंट आपको ये नोट्स मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे और कंटिन्यू इसको 10 क्वेश्चन हम लोग मिनिमम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन आपने मेरा पहला पुराना वीडियो देखा होगा तो 20 क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब ये हम लोग 21वें नंबर पे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रेले स्कैटरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आकाश के नीले रंग के लिए जो रेल प्रकीर्ण जिम्मेदार है। जो रेली स्कैटरिंग होता है एक जो है ये रेले स्कैटरिंग, ये मतलब जो एक्सप्लेन असर्शन है इसका मतलब सही है, मतलब सही कह रहा है। रेले स्कैटरिंग जो होता है ये वाइट कलर जो स्काई और ब्लू कलर स्काई जो होगा ये इसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इसका रीजन क्या दिया है, रेले स्कैटरिंग अकर्स when atmospheric particles have diameters that are small relative to the wavelength of radiation। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स के जो डायमीटर होते हैं अगर वो लेस देन हो किससे, जो रेडिएशन का वेवलेंथ है अगर उससे कम हो, कौन, पार्टिकल्स के डायमीटर, तो ये एक्सप्लेन करता है, मतलब वो रीजन सही है, तब जाके ये रेले स्कैटरिंग वहाँ पे एग्जिस्ट होगा। तो इसलिए कह रहा है रेले स्कैटरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। इसका जो असर्शन है तो सही है, यही है रिस्पॉन्सिबल, बट इसका जो रीजन है रेले स्कैटरिंग अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैव डायमीटर्स दैट आर स्मॉल रिलेटिव टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। देखिए इसमें आपका रीजन भी करेक्ट दिया गया है। तो मतलब जो असर्शन है और रीजन है दोनों ही करेक्ट हैं और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट इज द करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट नंबर हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ फॉर्म फैक्टर इज करेक्ट एज अ बेसिन एरिया इज डिनोटेड बाई ए एंड मैक्सिमम बेसिन लेंथ बीइंग लेंथ। ये आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का भी हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे उसी नोट्स में मिल जाएगा। बहुत ही कंसाइज नोट्स है वो, बहुत ही आप ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये मार्फोमेट्री का जो वहाँ पे है टॉपिक, वहाँ का ये पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है A/L²। तो फॉर्म फैक्टर का A/L² फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इन 1687 हु आर द साइंटिस्ट टू गिव फॉर द फर्स्ट टाइम अ रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइड्स एंड टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्सेस ऑफ द मून एंड द सन। तो सबसे पहले जो टाइड्स के बारे में 1687 में बात किया गया था वो सर इशाक न्यूटन ने ही इसके बारे में बात किया था। टाइड्स की काफ़ी सारे थ्योरी हैं जो आपके एग्जाम में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है, कभी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कभी कभी अलग क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम थ्योरी जो था वो न्यूटन ने दिया था टाइड्स के लिए। डायनेमिक थ्योरी जो था वो लाप्लास ने दिया था, जिसको हमने ट्रिक से याद किया था डीएल, जो आपका डीएल गाड़ी का जो आप बनाते हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस, वो डीएल। डायनेमिक मतलब डायनेमिक थ्योरी कौन दिया था, लाप्लास। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है इसी का, वो कौन दिया था, वीवेल ने दिया था प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। और इसका एक और थ्योरी था स्टेशनरी वेव थ्योरी, जो हैरिस ने दिया था। तो आप ये सब आप टाइड्स के जो 4 नाम हैं याद रखें, कौन कौन सी ईयर में हैं ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तक सही अनुक्रम है, स्थल से समुद्र तक। तो इसको मैं याद किया था SSR, जैसे आप सुने होंगे सुशांत सिंह राजपूत, तो उसको उसी के थ्रू मैं इसको याद किया था। SSR का मतलब है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, S का मतलब दूसरा S का मतलब है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और तीसरा R का मतलब जो है वो है कॉन्टिनेंटल राइज, सेल्फ स्लोप राइज। इस तरह से इसको मैंने याद किया था। आप देख सकते हैं सेल्फ जहाँ सबसे पहले होगा वही आंसर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में देखिए सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सी प्लेन और ओशियन डीप्स दिया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओशियन डीप्स क्या है, ओशियन डीप जो ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, मतलब होता यही है ओशियन डीप्स। ओशियन, आपने मरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, जो पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है मरियाना ट्रेंच, जो जिसकी जो डेप्थ है वो लगभग 11,000 मीटर का डेप्थ है। किसका, मरियाना ट्रेंच।
पूछा जाता है कि किधर पाया जाता है, तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में मरियाना ट्रेंच की डीप इनसाइड है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाज प्रोपाउंडेड बाई। तो ऑर्गेनिक थ्योरी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक थ्योरी ये रेसजल साहब का था और ये आया था 1897 1897 में ये थ्योरी आया था। जो जर्मन जोग्राफर हैं रेसजल, उन्होंने ये थ्योरी दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है डी, रेसजल साहब ने इसको ऑर्गेनिक थ्योरी 1897 में दिया था, जिसमें उन्होंने बात किया था कि जो कोई राज्य होता है वो एज ए लिविंग स्टेट इज है। उन्होंने एक वर्ड कोड दिया है कि स्टेट इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो इसको हम लोग बोलते हैं लेवेंसरम कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जिसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लेवेंसरम का मतलब क्या है, विच मीन्स क्या होता है, लिविंग स्पेस। ये एक जर्मन जोग्राफर थे रेसजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। सी में आप देखिए मैकेंडर का आपने थ्योरी पढ़ा होगा, हार्टलैंड थ्योरी जियोपॉलिटिकल में हम लोग पढ़ते हैं मैकेंडर का। और ये जो हाउसहोफर हैं, कहा जाता है कि जो आपका ये लेवेंसरम का कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले ये कॉइंड इन्हीं ने ही किया था लेवेंसरम का कॉन्सेप्ट, और जो रेसजल साहब ने इसको इम्फेसाइज इस पे जोर दिया था लेवेंसरम के कॉन्सेप्ट पे, मतलब उसका ये थोड़ा सा आगे बढ़ाए उसको, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जो लेवेंसरम था उसके लिए। तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कौन था, डी इज़ द करेक्ट आंसर, रेसजल साहब। अब ये देखिए हम लोग मैच द फॉलोइंग के आपके यूजीसी नेट या फिर किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे आजकल इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बस समझने के लिए बस केवल अगर आपको एक दो क्वेश्चन इसमें अगर आंसर आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। अब आके देखिए स्टेट नेम दिया है, करेक्ट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए हरियाणा का हमको पता है कि हरियाणा का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, अगर आपने सेंसस पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो हरियाणा का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम है। और उत्तर प्रदेश पता है कि वहाँ पे 20 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज है। अगर हम लोग को आइडिया होगा तो कि आप डी का फर्स्ट देखिए कहाँ है। तो डी का फर्स्ट देखिए एक बी ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है। और ए का जो मैंने बताया सेकंड, ए का सेकंड देखिए किस में है। ए का सेकंड आपको हरियाणा का देखिए, ए का सेकंड आपको देखिए सी में दिख रहा है, और सी ए का डी का उत्तर प्रदेश का देखिए लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज फर्स्ट वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डी का फर्स्ट यहाँ पे, डी का फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए केरला हमको पता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो होता है। तो बी का थर्ड देखिए कहाँ है। तो बी का थर्ड जो देखिए आपका ये बी का थर्ड यहाँ पे है। और मिजोरम का जो हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो। हरियाणा का जो है पहला आपका जाएगा सेकंड लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो में, केरला का जो होगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो होगा, मिजोरम का जो होगा हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन होगा, उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी ऑप्शन गलत हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप वृद्धि के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्व है। दो तरीके से होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आपके आयरन हो गए, कॉपर हो गए, निकल हो गए, ये सब क्या है, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तीन होते हैं, जिसको हम याद किए थे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसमें देखिए एनपीके में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिए एनपीके में आपको पी पोटेशियम दिख रहा है, तो इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम जो होगा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, बाकी आयरन, कॉपर और निकल जो हो ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। देखिए आपका एक मैच द कॉलम फिर से क्वेश्चन आ गया। इसमें करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड्स गिवन बिलो। ये एक आपका जियोलॉजिकल पीरियड का ये पूरा दिया हुआ है। आप इसका मेरे नोट्स में आप देखेंगे पूरा टेबल बना हुआ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक जियोलॉजिकल एरा दिया है और एक पीरियड दिया है। तो जियोलॉजिकल एरा और पीरियड में हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नियोजोइक है। ये जो है जिसमें हम लोग वी आर करेंटली लिविंग इन प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। जो हम लोग इस समय जिस फेज में हैं ये इसको होलोसीन हम लोग कहते हैं। तो नियोजियो के करंट हम लोग कह सकते हैं कि करेंटली वाला जो है ये नियोजोइक है। उसके बाद जो है क्या है नियोजोइक में देखिए क्या क्या नियोजोइक जो है ये आपका देखिए मेसोजोइक है, सेनोजोइक है और पैलियोजोइक है। पैलियोजोइक मतलब ओल्डेस्ट में हम लोग आते हैं। तो डी का जो होगा वो सैल्यूरियन भी ये पीरियड आता है सैल्यूरियन का। तो डी का देखिए फोर्थ सैल्यूरियन कर दीजिए। तो डी का फोर्थ देखिए आपका कहाँ है, एक इसमें है
और डी का फोर्थ केवल देखिए इसमें है, बस डी में। और उसके बाद नियोजोइक देखिए, नियोजोइक आपका जो है ये प्लिस्टोसीन, यहाँ पे नियोजोइक किस में आ जाएगा, प्लिस्टोसीन में। तो ए का थर्ड, मतलब अगर आप 2 कर लेंगे तो आपको करेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन है नियोजोइक का प्लिस्टोसीन और पैलियोजोइक का इसमें सेल्यूरियन, और तो बी का क्या होगा, मेसोजोइक का क्या होगा, या मेसोजोइक का फर्स्ट जुरैसिक। मेसोजोइक एक एरा है जिसको 3 डिवाइड में करते हैं, ट्राइसिक, जुरैसिक और क्रीटेशियस पीरियड होता है। तो बी का जो फर्स्ट होगा सेनोजोइक का जो होगा मियोसीन होगा। आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे। इसको थोड़ा सा अगर आप टेबल देखेंगे तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो इसका जो डी है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, द हिप्सोग्राफिक कर्व इलिस्ट्रेटेड द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्रेस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ बेसिन डेवलपमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर यूथफुल। देखिए ध्यान देना है, यूथफुल स्टेज के लिए बोला है डेवलपमेंट फ्रॉम द अबव डायग्राम। ये आप भी आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मार्फोमेट्रिक वहीं आता है। यूथफुल स्टेज आपने पढ़ा होगा, विलियम मॉरिस डेविस को उन्होंने 3 यूथफुल स्टेज, मैच्योर और मोनोडॉक्स, जिसको लास्ट में उन्होंने बोला था। तो इसमें देखिए जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को हम लोग एरिया हाइट कर्व भी बोलते हैं। इसमें दिया है ना बेसिन हाइट ए रिलेटिव रेट, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया हाइट कर्व भी, इस ग्राफ को बोलते हैं। तो एरिया हाइट कर्व में देखिए जो अब ए के ऊपर दिया है ये आपका ऊपर स्लोप दिया है ना, तो ये यूथफुल स्टेज है। देखिए बी जो होगा वो थोड़ा सा मेच्योर में आता है, फिर डी जो होगा वो डाउन स्लोप में आ जाता है। तो बोला इसमें ऑप्शन में क्या बोला, यूथफुल स्टेज के बारे में बताया। तो जो ए है वो आपका यूथफुल स्टेज है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट है, द रिजिड मासेस सराउंडेड द जियोसिंक्लाइंस वर टर्म्ड बाय कोवर। कोवर ने ये थ्योरी दिया था, जियोसिंक्लाइंस थ्योरी, जो कह रहा है कि जियोसिंक्लाइन के आसपास की कठोर गड़बड़ियों को कोवर ने इस रूप में करार दिया है। किस रूप में करार दिया था? तो इसको जो कोवर ने थ्योरी दिया है, जियोसिंक्लाइंस का थ्योरी दिया है, ये इसको कहते हैं क्राटोजेन। जो इन्होंने जो रिजिड मासेस हैं उसको क्या बोलते हैं, क्राटोजेन। ये इन्होंने इनके अपने बुक में इन्होंने ये थ्योरी दिया था, जिस बुक का नाम है डर बाउ डर अर्डी। ये थोड़ा सा उनके लैंग्वेज, ये थोड़ा जियोलॉजिस्ट है जर्मन के, तो उन्होंने अपने जर्मन के लैंग्वेज में इनका बुक का नाम है डर बाउ डर अर्डे। इनका एक बुक था जिन्होंने उसमें दिया था जियोसिंक्लाइन ऑरिगन थ्योरी। जो इन्होंने टर्म दिया था वो जियोसिंक्लाइंस के जो सराउंडेड एरिया है उसको बोलते हैं क्राटोजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम इसको भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।